Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है स्पॉन्डिलोसिस। हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या है और स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। इन चीज़ों को जानने के लिए हम स्पाइन पे भी बात करेंगे, स्पाइन के स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि हमें ये चीज़ें समझने में आसानी हो। तो साथ ही साथ हम जो है इसकी कंडीशन को समझेंगे स्पाइन की, और इसकी काजेज़ को समझेंगे स्पॉन्डिलोसिस की, और साथ ही साथ हम इसकी साइन एंड सिम्टम और रिस्क फैक्टर पे बात करेंगे और इन द एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोसिस पे। स्पॉन्डिलोसिस है क्या? स्पॉन्डिलोसिस इज ए डीजेनरेशन of the bone as well as the spinal disc. However, it is a age-related wear and tear of the spine. एक अंदाजे के मुताबिक जो है 85% people suffer from the spondylosis at the age of 60 year or above. तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी एज 60 से अबव हो जाती है तो उसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उसमें गैप कम होना शुरू हो जाता है, जो आपका स्पाइनल फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो गैप कम हो जाता है और वो जो है श्रिंक हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे फिर वो स्वेलिंग और पेन होना शुरू हो जाती है और आपकी जो नर्व रूट्स हैं जो है उनका भी कंप्रेशन शुरू हो जाता है और उसके बाद आपको नमनेस और बाकी लेटर ऑन प्रॉब्लम भी होने शुरू हो जाते हैं। अभी इन चीज़ों को समझने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइन पे कि जो वर्टेब्रल कॉलम है स्पाइन, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान बच्चा होता है तो टोटल 33 जो है वर्टेब्रास होते हैं, यानी कि 33 उसमें मोहरे होते हैं। जब वो ग्रोन अप हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो पीछे 24 रह जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जो लास्ट के रीढ़ की हड्डी के लास्ट के जो 9 मोहरे हैं जिसमें हम सैक्रम और कोकस को ऐड करते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के जो आखिरी 5 और 4 मोहरे हैं टोटल मिला के 9 हो जाते हैं, ये टेल बोन बनाते हैं, ठीक है। और जो बाकी रीढ़ की हड्डी के जो मेन 3 पोर्शन है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सबसे टॉप के जहाँ से नेक से शुरू होते हैं, जो टॉप के शुरू के 7 मोहरे हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टेब्रास कहते हैं और ये तादाद में 7 होती हैं, C1 से लेकर C7 तक। दूसरे नंबर पर आ जाता है थोरैसिक वर्टेब्रास। थोरैसिक वर्टेब्रास जो है ये तादाद में 12 होते हैं, ये T1 से लेकर T12 तक होते हैं। इसके बाद आ जाता है लंबर वर्टेब्रास। जो लंबर वर्टेब्रास हैं ये तादाद में टोटल 5 होते हैं, ये L1 से L5 तक होते हैं। उसके बाद फिर सैक्रम के 5 आ जाते हैं और कोकस के फिर आगे 7 आ जाते हैं। तो ये मिला के टोटल तकरीबन 9 बन जाते हैं, ठीक है। इन ये दोनों मिलके फिर एक टेल बोन बनाते हैं। तो ये टोटल बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि 2 मोहरे यानी कि अपर वर्टेब्रा और लोअर वर्टेब्रा, इसके दरमियान में एक डिस्क लगी होती है जिसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं और आम ज़बान में हम इसे कुशन भी कहते हैं। तो चूँकि ये एज रिलेटेड इशू है स्पॉन्डिलोसिस का, तो इसमें क्या होता है कि वो गैप कम हो जाता है और फ्लूइड भी कम होना शुरू हो जाता है, श्रंकनेस इसमें आ जाती है, जिस वजह से फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी काजेज़ की कि स्पॉन्डिलोसिस की काजेज़ क्या हैं। तो स्पॉन्डिलोसिस की बहुत सारी काजेज़ हैं, ठीक है। नंबर 1 पे इसकी आती है डीजेनरेटिव डिस्क। जो डीजेनरेटिव डिस्क है इसमें जो वियर टियर शुरू हो जाता है, जिस वजह से फिर ये स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक इसकी रीज़न होती है बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क में क्या होता है कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो अपनी जगह से थोड़ी सी स्लिप कर जाती है, जिस वजह से फिर ये स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। एक और इसकी रीज़न है, उसे हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब ये है कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो है तो अपनी जगह पे, लेकिन किसी एक जगह से पंचर हो गई और उसका जो फ्लूइड है वहाँ से वो निकलना शुरू हो गया, जिस वजह से वो हर्निएटेड डिस्क कहलाती है और उस वजह से भी फिर ये स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। एक होता है थिन डिस्क। थिन डिस्क का मतलब ये है कि वो कुशन जो है वो ड्यू टू एज फैक्टर और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो श्रिंक हो गया, जिस वजह से उसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और बोन टू बोन कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया। और इसके बाद एक रीज़न आती है, उसे हम कहते हैं स्पर बोन। स्पर बोन का मतलब ये है
कि जो हमारा मोहरा है रीढ़ की हड्डी का, उसकी जो है बोनी प्रोजेक्शन हो गई है, यानी कि वो साइडों से उसके एजेस निकल गए हैं, वो एक अनवांटेड उसकी ग्रोथ हो गई है नोकदार किस्म की। इसका नुकसान ये होता है कि जो हमारी जितनी जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जिसमें मोटर नर्व आ जाती है, सेंसिंग नर्व आ जाती है, इसका कंप्रेशन शुरू हो जाता है। जब ये कंप्रेस होती हैं तो उसके बाद फिर आगे और बाजू की नमनेस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, आपकी टांगों की नमनेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आप अपना वेट को बैलेंस नहीं रख सकते और आप में बहुत सारे आगे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी रीजन थी। एक इसमें आ जाता है डिस्क डीजनरेशन और साथ ही ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो उसमें वीएटीएल भी होना शुरू हो जाती है और साथ ही वो उसमें वो गैप कम होना शुरू हो जाता है और साथ ही जो मोरा है वो साथ बुनना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड इसकी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी फर्दर जनरल इसकी काजेज पे। तो एक इसकी रीज़न है आरएसआई होता है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ये बेसिकली इट्स रिलेटेड योर लाइफस्टाइल। इसमें जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पीसी पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, या कोई ऐसा उनका ऑफिस वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा नेक झुका के काम करना पड़ता है, या नेक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या लोग स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस रीज़न से जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है, आरएसआई हम इसे बोलते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी रीज़न और भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे इसकी जेनेटिक कॉज भी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स में ये स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या उस बच्चों में भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक इसकी एक रीज़न होती है। अच्छा, जेनेटिक काज के अलावा इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, उस वजह से आपको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्डिलोसिस में फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है। एक आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और दूसरे नंबर पर आता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस। अब इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है बेसिकली ये जो नेक से लेके जो C1 से लेके जो C7 तक के जो मोहरे हैं, यानी कि वर्टेब्राज है, इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इंटरवर्टेब्रल डिस्क में, यानी कि सर्वाइकल के एरिया में, तो इसे हम बोलेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। अगर यहाँ पे डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वीएटीआर शुरू हो जाएगी और क्वेश्चन में गैप कम होना शुरू हो जाएगा, बोन जो है वो फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी आपस में, अपर वर्टेब्रा और लोअर वर्टेब्रा की क्वेश्चन के थिन होने की वजह से जो फिर रगड़ खाते हैं, तो ये अगर प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। और चूंकि ये सर्वाइकल रीजन है इसलिए हम कहेंगे इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसी तरह अगर लंबर रीजन में अगर वहाँ पे जो जितने वर्टेब्राज हैं अगर वहाँ पे स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगी और इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी तो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम आएगा, यानी इसे हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी इसी तरह अगर डीजनरेटिव प्रोसेस शुरू हो गया और स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, श्रंकनेस आ गई है, तो उस एरिया को हम फिर कहेंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंट कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अबव 60 हैं, तो डेफिनेटली आप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि आपको स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या आपकी जॉब नेचर की किस्म की है कि आप बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के काम करते हैं, तो उस वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर कोई लेबर है जो बहुत ज़्यादा लेबर काम करता है, वज़न उसे उठाना पड़ता है, अपनी कमर पे बहुत ज़्यादा सामान उठाते हैं, जैसे मजदूर तबका होता है, तो उनको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उन्हें लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम पे कि स्पॉन्डिलोसिस की साइन एंड सिम्टम क्या है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है तो उसमें क्या होगा कि शुरू में आपकी जो नेक है उसमें पेन आना शुरू हो जाएगा, नेक में आप स्टिफनेस फील करेंगे और आप जब इसे राइट या लेफ्ट मूव करेंगे इसमें हल्के के अंदर से आपको कोई स्लाइडली आप एक आवाज़ ही महसूस करेंगे जैसे कोई चीज़ आपस में रब कर रही है, और आपको हल्का हल्का इसमें पेन रहेगा और साथ ही साथ आपके पट्टों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो कमर है, ठीक है, इसमें पेन रहना शुरू हो जाएगा। आप अगर झुकेंगे तो उसमें पेन होगा, उठते वक्त आपको पेन होगा, और उसके अलावा आपकी जो नीचे जो लेग का जो लोअर पोर्शन है यानी कि जो लेग है आपकी, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, चलते वक्त आपको प्रॉब्लम पेश आएगा और आपका मेंटल एंड फिजिकल जो कोऑर्डिनेशन है वो ड्यू टू नर्वस सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, उस वजह से वो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि आपके जो उसकी सिम्टम में आपके जो बाजू हैं, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसमें ऐसे लगेगा जैसे बेजान हो गए, इसमें नमनेस आ गई है,
और आप थोड़ी देर के लिए भी कोई हाथों से वर्क करेंगे, आपके जल्दी आप थक जाएंगे, तो आपको बेसिकली न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इसकी वजह ये होती है कि जो नर्व कंप्रेशन होता है, जिसमें मोटर नर्व आपकी इफेक्ट करती है, आपकी सेंसरी नर्व इफेक्ट करती है, तो उस वजह से फिर आपका ये जो बॉडी का जो बैलेंस है ये भी आपका ख़राब हो जाता है, और जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी थी जनरल इसकी साइन एंड सिम्टम। अच्छा, इसमें एज फैक्टर का तो बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उसमें स्पॉन्डिलोसिस के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और भी इसके बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, जिसमें आर फैक्टर पॉजिटिव आया हो, ठीक है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जिन्हें प्रॉब्लम रहा हो, तो उसमें भी जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर होता है कि उन्हें जो है स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी आज की ये बेसिकली जो डिटेल मैंने जो आपके साथ शेयर की। अभी हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की मदद। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और बहुत अच्छी इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। आपको मैं जनरल इसकी एक मेडिसिन बता देता हूँ, ठीक है। आप कोलोसिंथेसिस मदर टिंचर, ये क्यूब फॉर्मेशन में होगी, ये लिक्विड होगी, ये ग्रुप फॉर्मेशन की हमारी मेडिसिन है, ठीक है। ये लेके इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 10 ml पानी लेके उसमें ऐड करके इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ एक हमारी जेल आती है जिसे हम अर्निका जेल कहते हैं, वो आप किसी भी स्टोर से परचेज़ करके वो इसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, और साथ ही साथ अपने किसी नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाएं, उन्हें अपनी आप सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी मेडिसिन बनती होगी उसकी वो ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस करेंगे और वो आप करवा सकते हैं। और साथ साथ अगर मुझसे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और मुझसे आप अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।